नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023। अगर आप भी किसी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो चुनाव से पहले एक वैकेंसी आई है जिसकी योग्यता रहेगी 8वीं पास। अगर आपने 8वीं पास कर रखी है तो यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हैं 3842 पोस्टों पे आप आवेदन कर सकते हो राजस्थान होमगार्ड भर्ती के लिए। क्या योग्यता रहेगी, कब से लेकर कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फॉर्म फीस है, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या लिखित परीक्षा होगी, कितने मीटर की दौड़ होगी, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलो वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि राजस्थान होमगार्ड भर्ती के लिए ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जो कि गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जारी की जाती है, जिसमें गृह रक्षा एवं स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है 9/1/2023 को। यहाँ पर आपको बताते हैं कि जिस होमगार्ड जिसे आप कहते हो होमगार्ड के लिए आप आवेदन कर सकते हो, जिसके लिए पद आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3842 पद रहने वाले हैं। ये बटालियन के रूप में कंपनियों में या किसी भी नेता के घर के आगे सिक्योरिटी के रूप में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है होमगार्ड की। होमगार्ड का वेतन भत्ता क्या होता है उसकी संपूर्ण जानकारी की भी अगर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आवेदन के लिए आपको 12 जनवरी 2023 से लेकर आप 11 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हो, यानी कि ऑनलाइन भरवा सकते हो। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी? अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर आपको आवेदन करना है। अगर आप इसके अंदर आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आवेदन प्रक्रिया आपको बता दें कि अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हो तो आपको एसएसओ आईडी बनवानी होगी। एसएसओ आईडी के माध्यम से ही आप आवेदन कर सकते हो। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो पहले sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी एसएसओ आईडी बनाएं। अगर आपने पहले कोई फॉर्म भर रखा है तो आपकी एसएसओ आईडी होगी, उसी के माध्यम से अपना फॉर्म भरें। हर बार नई एसएसओ आईडी बनाने का प्रयास ना करें। किसी भी आवेदक के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म के नियमानुसार किस प्रकार से भरे जाएंगे उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो। तो विद्यार्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या डायरेक्ट अपनी एसएसओ आईडी खोल के आवेदन कर सकता है। एसएसओ आईडी के बगैर आवेदक मान्य नहीं होगा, यानी आवेदन करने के लिए आपको एसएसओ आईडी पर जाना होगा और यहाँ पर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपना जो पेमेंट या अपनी जो फीस है वो जमा करवा सकते हैं। राज्य सरकार के अधीन जो संचालित ई मित्र है उन पर जाकर भी आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के लिए शुल्क के साथ में यहाँ पर 30 रुपये प्लस में 18 रुपये जीएसटी संबंधित ई मित्र चार्ज है वो अलग से लिया जाएगा, यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर बताया गया है कि हाथ से भरे गए आवेदन पत्र या हार्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदक स्वीकार नहीं किए जाएंगे विभाग के द्वारा। परीक्षा शुल्क जमा करवाने के उपरांत ही आवेदक पत्र स्वीकार किया जाएगा। मान लो आपने कोई फॉर्म फिल कर दिया, अगर आपने उसके अंदर फीस यानी पेमेंट नहीं किया है तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। उसी के बाद आपको बता दें कि आपको आवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो रंगीन होनी चाहिए और ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, यानी अभी फ़िलहाल की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर 50 KB से 100 KB के मध्य होना चाहिए। इसी के पश्चात ही आपकी फ़ोटो पर दिनांक, महीना और ईयर लिखी हुई होनी चाहिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 KB से 50 KB के बीच भी आपकी जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए, यानी फ़ोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच और आपकी जो सिग्नेचर आप जो करते हो वो कम से कम 20 KB से 50 KB के बीच होने चाहिए। यहाँ पर फिर नोट लगाकर आवेदक से संबंधित दिशा निर्देश है वो बताए गए हैं। आवेदकों की सुविधा के लिए ई मित्र की वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बताया गया है, www.emitr.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। उसी के साथ ही ऑनलाइन आवेदन कैसे कुछ भरना है उसके दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को इसी की चिंता रहती है कि परीक्षा शुल्क क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, यानी जनरल कैटेगरी और जनरल के साथ ओबीसी की भी चर्चा करते हैं, तो इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये रखा गया है। इसी के साथ ही अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी एससी और एसटी, इसी के साथ ही ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग आवेदकों के लिए 200 रुपये शुल्क रखा गया है। इस बार ओबीसी को है वो जनरल के समान कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस को एससी और एसटी और एमबीसी के समान परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है। और वैसे भी 50 रुपये ज़्यादा बड़ा अंतर भी नहीं है। यहाँ पर हम शारीरिक परीक्षा दक्षता के प्रवेश पत्र की अगर हम चर्चा करें तो आपको बताया गया है कि
आपके प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन एसएसओ आईडी पर ही जारी किए जाएंगे। उसके लिए अलग से समाचार पत्र में या वेबसाइट पर ही उसका प्रकाशन किया जाएगा, तो आप समय समय पर इसका अवलोकन करते रहें। इसी के साथ ही अभ्यर्थी अपनी फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का खास ध्यान रखें। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपको एसएमएस अलर्ट के माध्यम से आपका प्रवेश पत्र और परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी है वो समय समय पर मिलती रहेगी। और इसी के साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब का अवलोकन न किए बिना हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसी ही अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसी के बाद नामांकन पत्र में रिक्त पदों की सूची यहाँ पर जारी की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिक्त पद है वो कहाँ कहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये आपको इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसकी पीडीएफ का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए फॉर्म भरने से पहले। यहाँ पर आपको जिलों के बारे में बताया गया है और यहाँ पर आपको पोस्टों के बारे में बताया गया है। सामान्य वर्ग में यहाँ पर विधवा के लिए, यहाँ पर तलाकशुदा के लिए और यहाँ पर सामान्य के लिए, सामान्य महिला जो है यहाँ पर, और सामान्य पुरुषों के लिए दिया गया है। उसी के साथ ही सामान्य वर्ग का अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, कौन कौन से जिले में कितने हैं। उसी के बाद अनुसूचित जाति की अगर हम चर्चा करें, एससी की विधवा महिला के लिए ये पोस्टें रहेगी। उसी के बाद परित्यागिका के लिए और सामान्य जो महिला है उनके लिए रहेगी। इसी के साथ ही एससी कैटेगरी के जो पुरुष आते हैं उनके लिए ये रहेगी पोस्टें, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी के साथ ही अगर हम यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की चर्चा करते हैं, जो एससी कैटेगरी के भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए ये पोस्टें रहेगी, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। उसी के साथ ही एसटी की चर्चा करें, अनुसूचित जनजाति की अगर हम चर्चा करें तो इसके लिए भी यहाँ पर आप विधवा के लिए पहले, और उसी के बाद विवाह विच्छेद यानी कि तलाकशुदा के लिए, और सामान्य जो महिला है उनके लिए, और यहाँ पर सामान्य जो पुरुष है उनके लिए, और भूतपूर्व सैनिक जो एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसी के बाद ही अन्य पिछड़े वर्ग की अगर हम चर्चा करते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर, ओबीसी की यहाँ पर चर्चा की गई है। ओबीसी वर्ग की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो विधवा, वही विवाह जो प्रतिच्छेद यानी कि परित्यागिका, और सामान्य महिला और सामान्य पुरुषों के लिए यहाँ पर पोस्ट, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आप यहाँ पर पोस्टें देख सकते हो। ये एमबीसी कैटेगरी के लिए रहेगा। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगा। और ये जो शहरिया क्षेत्र से जो आते हैं, जो बांसवाड़ा उदयपुर वाला क्षेत्र है वहाँ से आते हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पर विज्ञप्ति निकाली गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इनमें तो लगभग 0 पोस्टें ही रहेगी, बहुत ही कम पोस्टें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसी के बाद ही आगे की भी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उसी के बाद आप उसे देख सकते हो। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि नामांकन पत्र हेतु परीक्षा केंद्रों की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि आपका इसके अंदर है जो एग्जाम नहीं होने वाला है, यानी किसी प्रकार का आपकी कोई परीक्षा इसके अंदर आयोजित नहीं की जाएगी। ओनली आपका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा, यानी कि आपकी दौड़ है, आपका मेडिकल है, आप फिजिकल फिट हो या नहीं, ये सब कुछ देखा जाएगा। उसके लिए आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही आपको सूचना दे दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से और हमारे चैनल के माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से कि आपकी जो परीक्षा है वो कब आयोजित होने वाली है, शारीरिक दक्षता। और इसी के जो प्रवेश पत्र यानी कि जिसे आप एडमिट कार्ड कहते हो वो 7 दिन पहले जारी किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बता दें कि ईमेल आईडी और अपने मोबाइल नंबर पे एसएमएस सेवाओं के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो इसीलिए अपनी ईमेल आईडी और अपने जो मोबाइल नंबर है वो बिल्कुल सही रूप से भरें, ताकि उसकी सूचना आपको समय पर मिल सके। यहाँ पर आरक्षण वर्ग की चर्चा की गई है। अनुसूचित जाति की अगर हम चर्चा करते हैं यानी कि एससी की तो 16% आरक्षण रहेगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग को 12% आरक्षण रहेगा। इसी के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 21% आरक्षण रहेगा। इसी के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया है और एमबीसी के लिए 5% आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं दी गई है कि उन्हें जो कैटेगरी आती है, जैसे एससी के एससी में होंगे, अनुसूचित जाति के अनुसूची में, और अन्य वर्ग पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो जिस कैटेगरी में आता है उसी कैटेगरी में उसे शामिल किए जाएगा। यहाँ पर महिलाओं के लिए आपको बता दें 30% सीटें यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उसी के बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है कि 12.5% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए रहने वाली है। 12.5% का मतलब यह है कि जो आपकी 16% ऐसी कैटेगरी, मान लो आपकी ऐसी कैटेगरी में 16% सीटें हैं तो 16% का यहाँ सेना में आनकर 16% उसे माना जाएगा और उसमें से 12.5% है वो एक्स सर्विसमैन को दिया जाएगा।
यहाँ पे आपको बता दें कि टीएसपी क्षेत्र के बारे में और शहरिया आदिम जनजाति के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो उनके बारे में अगर आप उनसे आते हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इसी के साथ ही मानदेय की यहाँ पर चर्चा की गई है कि आपका मानदेय क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस के अनुसार होमगार्ड के लिए यहाँ पर दिए गए हैं एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थीय श्रेणी कर्मचारी के तौर पे नियोजित किए गए हैं। यानी कि मान लो एक महीने के अंदर आपको 20 दिन की ड्यूटी मिलती है, तो प्रतिदिन के हिसाब से आपको 693 रुपये प्रतिदिन की आपकी जो सैलरी है वो रहने वाली है। यानी कि 20 दिन की आपको पेमेंट किस प्रकार से मिलेगा, तो 20 से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 693 को, आपको पता चल जाएगा आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। इसी के साथ ही प्रति एक महीने में आपको 590 रुपये अतिरिक्त चार्ज के रूप में चतुर्थीय कर्मचारी के रूप में आपके तौर पे दिए जाएंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि 5 वर्ष चयनित स्वयं सेवक मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाएगी एवं 5 वर्ष की अवधि के अधिक बाद पुनरानामांकन का प्रावधान रहेगा। यानी कि जो आपकी ये सेवाएं हैं वो मात्र 5 वर्ष की रहने वाली है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सरकार यहाँ दिशा निर्देश जारी करती है, तो आपको सताई भी किया जा सकता है या आपकी अवधि भी बढ़ाई जा सकती है या पुनः नामांकन भी किया जा सकता है। ऐसा कुछ यहाँ पर होता है होमगार्ड के अंदर। नामांकन पत्र एवं योग्यता की यहाँ पर हम चर्चा करें तो नामांकन पत्र व योग्यता में छूट की यहाँ पर चर्चा करें। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अगर यहाँ पर चर्चा करें तो आप जिस क्षेत्र से आते हो, जिस निवास प्रमाण पत्र आपके पास है, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसी से आप आवेदन कर सकते हो। यानी कि मान लो आप जोधपुर के निवासी हो तो जोधपुर से ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये नहीं है कि आप झालावाड़ या सीकर या बीकानेर से आप फॉर्म भर रहे हो। और यहाँ पर आपको बता दें कि सीमा गृह रक्षा के कार्मिकों के अभ्यर्थियों के लिए निवास स्थान से संबंधित योग्यता हेतु यहाँ पर बताया गया है कि जिस सीमा गृह में कंपनी के अतिरिक्त आपको 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीन राजस्व ग्राम निवासी करने का तहसीलदार के द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि मान लो आप आवेदन कर रहे हो तो आपके जो घर की दूरी है उससे 25 किलोमीटर के अंदर ही अगर आपको होमगार्ड की आवश्यकता है तो आपको लगाया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम योग्यता की अगर हम चर्चा करते हैं तो 8वीं पास आवेदक इसके अंदर आवेदन कर सकता है। इसी के साथ ही आयु सीमा की अगर हम चर्चा करें तो 1962 का जो होमगार्ड का नियम है उसी के अनुसार 1/1/2023 को कम से कम आपकी 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1/1/2023 को अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, अगर 35 वर्ष से अधिक के हो गए हैं तो आप आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर आवेदक की जन्मतिथि बताई गई है कि 1/1/2005 के बाद और 1/1/1988 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हो, अन्यथा आप आवेदन नहीं कर सकते। यहाँ पर शारीरिक मानदंड की अगर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, शारीरिक मापदंड जिसमें अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना व न्यूनतम माप व वजन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है, जिसके अंदर आपको बता दें कि मापदंड में सामान्य क्षेत्र के लिए यहाँ पर चर्चा की गई है और ये 12 जिले में शहरिया जनजाति के लिए है। न्यूनतम ऊंचाई की चर्चा करें तो पुरुष कम से कम 167 सेंटीमीटर का और महिला 152 सेंटीमीटर की हो, वहीं शहरिया के लिए 160 पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर रखा गया, यानी आपकी लंबाई होनी चाहिए। सीने की चर्चा करें केवल पुरुषों के लिए रहेगा, जिसमें बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी के अंदर भी आपको बता दें सामान्य वर्ग के लिए है, इसके अंदर EWS, SC, ST, OBC इन कैटेगरी को 5% की छूट रहेगी। यानी कि सीना आप इसमें से 5 घटा सकते हो, यानी 76 आपका सीना होना चाहिए और 5 फुलावट यानी कि 81 आपका अधिकतम होना चाहिए फुलाने के बाद। फुलाने वाला 5 सेंटीमीटर सभी का अनिवार्य रहेगा, चाहे कोई किसी भी कैटेगरी में आता हो। महिलाओं के लिए लागू नहीं रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ पर आप अन्य शहरिया कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख सकते हो। महिलाओं के लिए ओनली यहाँ पर वजन रखा गया है जो 47.5 किलोग्राम होना चाहिए और शहरिया से अगर आप आते हैं तो 43 किलोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर यह बताया गया, आप देख सकते हो, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों की यहाँ पर मापतोल की चर्चा की, जिसमें 5 सेंटीमीटर की उन्हें छूट दी गई है और 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना यहाँ पर अनिवार्यता रहेगी। उसी के बाद आपका चिकित्सा मापदंड होगा, जिसमें आपके अभ्यर्थियों की दोनों आंखों की दृष्टि 6x6 होनी चाहिए, बिना चश्मा के होनी चाहिए। अगर आप चश्मा लगाते हो तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल ना करें, यहाँ पर अनिवार्य है, आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसे पढ़ सकते हो। इसी के साथ ही आप मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित ना हो या अन्य कोई दोष विकार नहीं होने चाहिए, आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। यहाँ पर रोगों के नाम बताए गए हैं, घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए, नसें नहीं भूलनी चाहिए। इस प्रकार का अगर आप में रोग है तो आप इसके अंदर आवेदन ना करें। नामांकन के लिए होमगार्ड के लिए हम यहाँ पर चर्चा करें तो किसी भी ऐसा पुरुष या महिला
जो एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के साथ रह रहे हैं तो वो इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसी के साथ ही शादीशुदा अभ्यर्थी नामांकन पत्र भरने के लिए यहाँ पर आपको पंजीयन प्रमाण पत्र यानी विवाह पंजीयन आपको लगाना होगा। अगर नहीं है तो आप आवेदन के लिए अयोग्य रहेंगे। इसी के साथ ही किसी भी विवाहित अभ्यर्थी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसे पात्र नहीं माना जाएगा अगर उसने विवाह के समय दहेज की मांग की हो तो। यहाँ पर स्पष्टीकरण दहेज अधिनियम 1961 के तहत ये नियम बनाए गए हैं जिसे ध्यान में रखा गया है। यहाँ पर अलग विचाराधीन बताया गया है तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। नामांकन हेतु चयन प्रक्रियाओं की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो पंजीयन के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। इसी के साथ ही संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर विशेष योग्यता प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको किसी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जनजाति में टीएसपी और शहरिया जनजाति के प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर अलग से, महिला विधवा है तो विधवा में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, यह विवाह छेदन है यानी कि परित्यागिका है, आपने तलाक ले रखा है तो तलाक के लिए यहाँ पर तलाक का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर भूतपूर्व अगर आप सैनिक है तो उसके लिए आपको सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहने वाली है। शारीरिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आप अन्य जानकारी देख सकते हो। यहाँ पर प्रथम चरण की अगर हम चर्चा करें, प्रथम चरण में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी कि फिजिकल टेस्ट यहाँ पर आपका होने वाला है। फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या होगा तो यहाँ पर आपको बता दें, पुरुषों के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी रनिंग होने वाली है, 1 किलोमीटर की, जिसके अंदर आपको 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर आप रनिंग पूरी करते हो तो आपको 15 अंक मिलेंगे। इसी के साथ ही 3 मिनट 15 सेकंड के अंदर आप रनिंग पूरी करते हो 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। इसी के साथ ही 4 मिनट में अगर आप करते हो तो 5 अंक दिए जाएंगे और 4 मिनट से अधिक का अगर आप समय ले रहे हो तो आपको मात्र 0 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से महिला वर्ग की अगर हम चर्चा करें, महिला वर्ग के लिए 800 मीटर रहने वाली है जिसमें 3 मिनट 30 सेकंड के अंदर अगर आप करते हो तो 15 अंक और 3 मिनट 50 सेकंड के अंदर करते हो 10 अंक और 4 मिनट 10 सेकंड के अंदर करते हो तो 5 अंक और 4 मिनट 10 सेकंड से अधिक करते हो तो 0 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर पुशअप की अगर हम चर्चा करें, जिसके लिए यहाँ पर बताया गया कि अगर आप 10 चिनअप लगाते हो तो 10 अंक दिए जाएंगे। 7 के लिए यहाँ पर 7 अंक दिए जाएंगे, 5 के लिए 5 अंक और 0 के लिए यहाँ पर 0 अंक आपको दिया जाएगा। वहीं महिला वर्ग के लिए यहाँ पर गोला फेंकना अनिवार्य होगा जो कि 4 किलो का यहाँ पर आपको गोला रहेगा जिसमें 16 फीट फेंकने पर 10 अंक, 15 फीट फेंकने पर 7 अंक और 14 फीट फेंकने पर 5 अंक और 14 फीट से कम फेंकने पर आपको 0 अंक दिया जाएगा। इसी के साथ ही अन्य यहाँ पर बताया गया, अभ्यर्थी कोई भी आवेदक दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो इसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के अन्य प्रतिस्पर्धाओं से उसे अलग कर दिया जाएगा। ये नियम आप यहाँ पर देखें और इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहले चरण के बाद, पहला चरण आपका रनिंग का होगा, उसी के बाद दूसरा चरण आपका यहाँ पर होगा जिसमें आपकी शारीरिक मापतोल होगा। शारीरिक मापतोल में क्या होगा तो शारीरिक मापतोल में आपको बता दिया गया है कि मान लो अगर आपकी वजन कम रहता है या आप फिजिकल में रनिंग से बाहर हो जाते हो या आप पुशअप नहीं कर पाते हो तो इस प्रकार से आप 500 रुपये की यहाँ पर राशि जमा करा के है वो दोबारा से यहाँ पर अभ्यर्थी दोबारा से इसके अंदर है वो शामिल हो सकता है। दोबारा से आप ट्राई कर सकते हो, रीट्राई का ऑप्शन दिया गया, रीट्राई की फीस रहेगी 500 रुपये। उसी के बाद तीसरे चरण की अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो तीसरे चरण के अंदर क्या है, तीसरे चरण के अंदर विशेष योग्यता रहेगी जिसमें अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हो, अगर आपके पास ए प्रमाण पत्र 2 अंक मिलेंगे, बी के लिए 4 अंक मिलेंगे और सी के लिए 6 अंक मिलेंगे। अगर आपके पास तीनों प्रमाण पत्र है तो मात्र 6 अंक आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपने किसी प्रकार का कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, आरकेसीएल हो चाहे आरसीआईटी हो या अन्य कोई भी आपने कर रखा है तो उसके अंदर आपको 4 अंक मिलने वाले हैं। इसी के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आईटीआई वगैरह ये जो भी आपको मोटर इलेक्ट्रॉनिक डीजल मैकेनिक इनका अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो 3 अंक आपको अलग से दिए जाएंगे। इसी के साथ ही खेलों की अगर हम चर्चा करें तो खेला में प्रतिभा होने वाले अभ्यर्थियों की चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे जिसके अंदर यहाँ पर नाम बताया गया है और राज्य स्तर के लिए 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसी के साथ ही अगर आप स्काउट गाइड में गए हुए तो राष्ट्रपति पुरस्कार है तो 4 अंक मिलेंगे, राज्य पुरस्कार के लिए 3 अंक और इसी के साथ तृतीय सोपान उत्तीर्ण के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। हल्का बाहरी मोटर वाहक चालक, मान लो अगर आपको वुल्ट वगैरह चलानी आती है अच्छी खासी तो इसके अंदर 4 अंक मिलेंगे। अगर आप हल्का वाहन चलाते हो जैसे स्प्लेंडर प्लस, एचएफ डिलक्स इस प्रकार की बाइक चलाना जानते हो या स्कूटी तो इसके अंदर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। इसी के प्रकार यहाँ पर बताया गया है तो निम्न जो 20 अंक का ये रहने वाला है, इसके अंदर आपके कितने अंक होने चाहिए उसी के बाद यहाँ पर मेरिट बनने वाली है और यहाँ पर
चौथा जो चरण होगा वो होगा मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि 5 अंक का होगा, जिसके अंदर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपका नाम भी पूछा जा सकता है, आप होमगार्ड बनने के बाद क्या करोगे, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। नामांकन के लिए 50% अंक यहाँ पर जिनकी पूर्ति की गई है, शारीरिक दक्षता में 25 अंक रहेंगे, विशेष योग्यता के 20 अंक रहेंगे और मौखिक व्यक्तित्व के 5 अंक रहेंगे। टोटल यहाँ पर 50 अंकों का रहने वाला है। 50 अंकों में से आपके कम से कम 20 अंक होने चाहिए, उसी के बाद यहाँ पर आप पात्र होंगे, नहीं आपको मेरिट लिस्ट से भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए यहाँ पर अपील संबंधित जानकारी दी गई है। प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन के लिए यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसके अंदर पास हो जाते हो तो अभ्यर्थी किस प्रकार से यहाँ पर चयन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यही रहेगा, जिसमें जिला परीक्षण केंद्र या सीमा सुरक्षा के लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है आवेदक के लिए, और अन्य जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके अंदर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये थी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। आपने अगर अंत तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार की अपडेट आपको समय समय पर हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।